Hello students, today our topic is power and functions of the state. Okay, राज्य के अधिकार और कार्य आज का टॉपिक है हमारा। समाज की आरंभिक अवस्था में राज्य जैसा कोई भी संगठन नहीं था। धीरे धीरे विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष और युद्धों में वृद्धि होने पर भी उन व्यक्तियों को समूह में विशेष स्थान दिया जाने लगा जिनके पास अधिक धन था और अधिक उनके पास फिजिकल पावर थी। ऐसे व्यक्ति को समूह का मुखिया बना दिया गया। ओके, मतलब मुखिया कहा जाता था उसको। यहीं से राजा की धारणा का भी विकास हुआ। बाद में राजा के प्रभुत्व को जब एक निश्चित भूभाग से संबंधित कर दिया गया तभी राज्य जैसी व्यवस्था का भी जन्म हुआ। आरंभिक राज्य पूर्णतया शक्ति पर आधारित थे। राज्य का कार्य केवल अपने अधिकारों का प्रयोग करना था क्योंकि उस समय कर्तव्यों की कोई भी परिभाषा नहीं थी। यदि नागरिकों के प्रति राज्य का कुछ कर्तव्य था भी तो वह केवल बाहरी आक्रमणों से उनकी रक्षा करने का था। ओके, जो बाहरी आक्रमण होते थे उनसे क्या करना था? प्रोटेक्शन करना था। राजा के अधिकारों को ईश्वरीय समझा जाता था। राजा के जो भी अधिकार होते थे उनको ईश्वरीय समझा जाता था। पुरातन काल से लेकर आज तक राज्य की धारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे हैं। आज राज्य अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग करने अथवा केवल अपने को ही सर्वशक्तिमान मान बैठने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आज राज्य किसी व्यक्ति से यह नहीं कह सकता कि भूल जाओ तुम किसान हो, श्रमिक, व्यापारी, वैज्ञानिक, पत्नी अथवा माँ हो। केवल इतना याद रखो कि तुम एक नागरिक हो। अपने ऊपर सभी के दावों को भूल जाओ क्योंकि मुझसे मीन्स राज्य से किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती है। ओके, तो forget that you are peasants, workers, businessmen, scientists, wives or mothers, and remember only that you are citizen. You are citizens. Forget all other claims upon you, for none of them may compare with mine states. ओके, तो मैकाइवर ने क्या कहा है कि भूल जाओ, बल्कि बस ये याद रखो, सब कुछ भूल जाओ, बस ये याद रखो कि आप एक नागरिक हो। ओके, क्योंकि मुझसे किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती है। वास्तव में राज्य के बारे में यह कथन उसके अधिकारों और कार्यों का सही निरूपण नहीं करता है क्योंकि आज प्रत्येक राज्य को कुछ सीमाओं के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ता है। यद्यपि अधिनायकवादी और प्रजातांत्रिक राज्यों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। अधिनायकवादी डिक्टेरियल एंड प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक। तो इन दोनों राज्यों की प्रकृति एक दूसरे से कैसी होती है? बहुत ज़्यादा भिन्न होती है। फिर भी सभी राज्य अनेक सीमाओं के अंदर रहकर भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। ओके, मैकाइवर और पेज ने राज्य के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया है। मैकाइवर एंड पेज हैज डिवाइडेड in 4 parts to the state. Okay, number 1, functions peculiar to the state. कार्य जो केवल राज्य कर सकता है। ओके, सर्वप्रथम कुछ कार्यों की प्रकृति ऐसी है जिन्हें केवल राज्य ही पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए राज्य ही इस जटिल समाज में एक प्रभावपूर्ण व्यवस्था की स्थापना कर सकता है क्योंकि राज्य को ही कानून बनाने
और व्यक्तियों को कानून का पालन करने के लिए बाध्य करने का अधिकार है। राज्य क्या है? एक केंद्रीय सत्ता है जो परिस्थिति के अनुसार नियमों में परिवर्तन करके व्यक्ति को आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करती है और सभी को समान अवसर प्रदान करके सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावपूर्ण बनाए रखती है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है आपका कार्य जिनके लिए राज्य अधिक उपयुक्त है। फर्स्ट में क्या हो गया? कार्य जो केवल राज्य कर सकता है, और सेकंड क्या है? अब वो कार्य जिनके लिए केवल राज्य ही अधिक उपयुक्त है। फंक्शंस फॉर विच द स्टेट इज वेल एडॉप्टेड। कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जिन्हें अन्य समितियों की अपेक्षा राज्य अधिक कुशलता से कर सकता है, क्योंकि राज्य को अपेक्षाकृत कहीं अधिक साधन उपलब्ध हैं। इस श्रेणी में प्राकृतिक शक्तियों का संरक्षण अर्थात जंगलों, मछलियों, खनिज पदार्थों, पशुओं और जल शक्ति आदि का अधिकतम उपयोग करना, व्यक्तिवादी शोषण से अधिक आर्थिक साधनों की रक्षा करना, विज्ञान तथा साहित्य के विकास की अधिकतम सुविधाएं प्रदान करना आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। ओके, आधुनिक समय में औद्योगिक संरक्षण देना और श्रम अधिनियम बनाना भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें अन्य संस्थाओं की अपेक्षा राज्य अधिक अच्छी तरह से कर सकता है। ओके, शिक्षा की व्यवस्था सदैव से ही राज्य का दायित्व रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्य जिनके लिए राज्य कम उपयुक्त है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ऐसे कार्य जिनके लिए राज्य कम उपयुक्त है। ओके, फंक्शंस फॉर विच द स्टेट इज इल एडॉप्टेड। इस श्रेणी में हम उन कार्यों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें राज्य की अपेक्षा अन्य एजेंसियां अधिक सफलतापूर्वक कर सकती हैं। राज्य के अंदर छोटे बड़े समूह होते हैं और सभी समूहों के अपने कुछ स्वार्थ होते हैं, उनके कुछ कार्य होते हैं। यह समूह साधारणतया अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हितों द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके जनरली किससे रिलेटेड होते हैं? इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस, जो इनका सेल्फ होता है उससे रिलेटेड होते हैं। राज्य संपूर्ण समुदाय से संबंधित होने के कारण किसी विशेष समूह के हितों का ही ध्यान नहीं रख सकता है। यह कार्य अन्य समूह के द्वारा अधिक सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक समितियां भी अपनी प्रकृति से इतनी लोचपूर्ण, कार्यकुशल और जोखिम उठाने में निपुण होती है कि राज्य इनके कार्यों से किसी प्रकार की तुलना नहीं कर सकता है। तात्पर्य यह है कि विभिन्न समूह विशेषीकृत हितों की पूर्ति करने के लिए राज्य अपेक्षाकृत कम उपयुक्त है और इसलिए यह कार्य अक्सर अन्य समितियों पर छोड़ दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, वे कार्य जिनको करने में राज्य असमर्थ है। Functions which the state is incapable of performing. ऐसे कार्यों के बीच बहुत कम अंतर है जिन्हें करने के लिए राज्य कम उपयुक्त है अथवा जिन्हें करने में राज्य पूर्णतया असमर्थ है। इसके पश्चात भी इस श्रेणी में हम उन कार्यों को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध व्यक्तियों की मनोवृत्तियों और नैतिकता से है। क्या राज्य व्यक्ति के विचार और मनोवृत्तियों पर नियंत्रण लगा सकता है, कंट्रोल कर सकता है? जो व्यक्तियों की ओपिनियन होती है, जो उनकी हैबिट्स हैं, उन पर वो कंट्रोल कर सकता है? नहीं। बहुत कम व्यक्तियों के विश्वास और विचारों को शक्ति से नहीं दबाया जा सकता। बहुत कम व्यक्तियों के कुछ ऐसे विश्वास होते हैं, कुछ विचार होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की पावर से नहीं दबाया जा सकता। राज्य पर केवल कानून की शक्ति होने के कारण इस क्षेत्र में राज्य का प्रभाव प्रायः शून्य के बराबर ही होता है। ओके,
क्या राज्य व्यक्तियों की नैतिकता पर नियंत्रण लगा सकता है? नैतिकता से हमारा तात्पर्य सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने से है। तब इस क्षेत्र में निश्चय ही राज्य का प्रभाव बहुत कम होता है। इतिहास बताता है जब राज्य ने धर्म और नैतिकता को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया था तब उसे असफलता मिली। जब स्टेट ने रिलीजियन और मॉरलिटी जब इस पर कंट्रोल लगाया था तब उसे सक्सेस नहीं मिली थी। जो प्रथाएं होती हैं वो भी इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके द्वारा भी कानूनों का निर्माण होता है। फिर राज्य के कानून इन प्रथाओं को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? यदि करते भी हैं तो बहुत कम। ओके। भारत में आज बाल विवाह, जाति प्रथा और पारिवारिक जीवन में होने वाले परिवर्तन का वास्तविक कारण राज्य के अधिनियम नहीं है बल्कि विभिन्न सामाजिक समितियां हैं जिनके जागरूक प्रयत्नों से यह परिवर्तन हो सका है। ओके। वर्तमान में राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्य अपराधियों से समाज की रक्षा करता है, सामाजिक संबंधों के रूप को प्रभावित करता है, जीविकोपार्जन, मनोरंजन, शिक्षा और व्यवसाय की सुविधाएं भी देता है तथा विभिन्न कानूनों के द्वारा अनुबंधों, कॉन्ट्रैक्ट्स की रक्षा करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना केवल राज्य का ही दायित्व है। राज्य केवल साधन संपन्न और शक्तिशाली व्यक्तियों के हितों की पूर्ति नहीं करता बल्कि निर्धन, अपंग और आश्रितों जो डिपेंडेंट्स हैं उनके हितों की भी रक्षा करता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।